अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 के जो MCQs हैं वो करेंगे और देखते हैं कि इसमें से हमें क्या आता है, क्या इसमें से हमने समझना है। थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये मेरे साथ साथ आप लोग जो है वो करें इन चीज़ों को। अब देखें यहाँ पे पहला, अब देखें है क्या बेसिकली, ये है हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं जिसमें ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो उसको फंक्शन बनाया f(x) इज इक्वल टू दिस वन। तो उसको फंक्शन बनाया है और वो फंक्शन डिफरेंट तरह से कैसे बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारा कुछ हमारा। और ये छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइजेज हैं, 3.1 3.2, तो इतना लेंथी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उसमें हमने MCQs डेवलप किए हुए हैं। सो देखें पहला MCQ क्या कहता है, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म। एक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी शक्ल क्या है, तो डेफिनेटली वो देखें हमने ये वाली शक्ल बनाई हुई, f(x) इज इक्वल टू, जाहिर है फंक्शन में f(x) लिखते हैं, इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। जाहिर है दो दर्जी मसावात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी तरह की होती है ना, तो ये वाला हमारा बी वाला आंसर सही होना चाहिए। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब जब क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ करते हैं, उसको डायग्राम बनाते हैं, तो वो क्या शक्ल बनती है, तो वो शक्ल बनती है पैराबोला। पैराबोला बेसिकली जो ना कर्व होती है, जैसे ए ऐसे करके बन जाए या ऐसे करके बन जाए या इस तरफ को बन जाए या ऐसे करके बन जाए, तो ये जो शक्ल है इसका क्या नाम है, पैराबोला। ये ज़ाहिर है आगे फर्दर हमारी जो स्टडीज़ होती हैं, एडवांस स्टडीज़, उसमें इसको हम काफ़ी तफसीलन इस चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो नाम क्या याद रखना है, पैराबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद 3 वाला है, कहता है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बना होता है तो इसमें ये जो x² का जो कोएफिशिएंट है ये वाला, ये अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, प्लस में हो, ठीक है ना, जैसे हम आम रूटीन में लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 9, इस तरह से करके एक इक्वेशन बना रहे होते हैं, तो जाहिर है कि इसमें ये जो 2 है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो तो फिर क्या होता है कि ये जो पैराबोला बन रहा है वो किधर को ओपन होता है, तो ये अपवर्ड ओपन होता है, ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से करके उसकी शक्ल बनती है, ऊपर की तरफ ओपन होता है। अब जब ऊपर की तरफ ओपन होता है तो इसका ना यहाँ पे जो ऐसे करके, दोबारा मैं देखते हैं, ये ऐसे करके हम मूव करके ऊपर जब जाते हैं तो ये उसका ये जो पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट, जहाँ से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है यहाँ वो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। अभी देखिए कि मिनिमम है, कम से कम है, फंक्शन नीचे गया, नीचे से होके ऊपर जा रहा है, तो ये भी चीज़ें मिनिमम मैक्सिमम ये भी हमें ज़ाहिर पता होनी चाहिए। और इसी तरह जब वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आता है तो ऊपर वाला ये जो पॉइंट है उसका वो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है, ये जो वर्टेक्स है। तो बहरहाल इस तरह से वो बनता है। तो अभी इसमें हमने क्या याद रखना है कि हमारा पैराबोला जो है वो अपवर्ड होगा अगर हमारा ए जो है ये पॉजिटिव हो, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर a नेगेटिव है, a इज लेस देन 0 है, तो फिर पैराबोला जो है वो क्या होगा, ओपन होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, इस तरह से करके वो ज़ाहिर बनेगा। तो ये हमें याद रखना है। अब देखें ये आ गया वर्टेक्स। द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला रिप्रेजेंट्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली वहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ऐसे करके मूव करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया, और अगर नीचे से होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले डिक्रीजिंग था फिर बाद में इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उस वर्टेक्स पॉइंट पे वो अपने आप को चेंज करता है, टर्निंग पॉइंट है उसका। तो ये टर्निंग पॉइंट हमें इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। यही जो हमारा फंक्शन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है, इसी टर्निंग पॉइंट पे, इसी वर्टेक्स पे होती है। और उसके लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b/2a, -b/2 है। और ये b और a कहाँ से आ रहे हैं, वही क्वाड्रेटिक फंक्शन से, वो जो हम बनाते हैं ax² प्लस, ये जो बना हुआ है ax² प्लस bx प्लस c,
तो एक्स स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है और कांस्टेंट जो है वो c है। तो इन नंबर्स को हम यूज़ करेंगे और आगे ज़ाहिर है सवाल इसके बनते हैं। तो ये -b/2a इसको हमने पक्का याद रखना है कि ये हमारा वर्टेक्स होता है। नंबर 7 कहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज यूज्ड। अब जाहिर है ये जो हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं तो उसका एक मेथड 3.1 में हमें उसने दिया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, कि एक स्क्वायर मुकम्मल कर लेते थे और वहां से हम जो है ये मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू फाइंड करते थे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज यूज्ड क्यों यूज करते हैं? जाहिर है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये वो उसमें आ जाएगा। फिर कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसको कैसे फाइंड करते हैं ये जरा ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होनी है, वर्टेक्स पे। और वर्टेक्स का फार्मूला अभी हमने देखा वो होता है -b/2a और वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आपने इस फार्मूले के थ्रू पहले फाइंड कर लेनी होती है। अब यहाँ पे -b/2a आप करेंगे, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ दोबारा से -b/2a। अब ये फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें b हमारा क्या है, -4। x के साथ जो चीज़ है वो b है, ठीक है। प्रॉपर अब ये सवाल है ना, जरा एक दफ़ा देख ले। तो अब b की जगह आपने -4 लगाना है, ठीक हो गया। ओवर में 2 और a। अब a क्या है, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट और वो ज़ाहिर है 1 है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे, इसको हल करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 4 है, नीचे 2 1 ज़ा 2, नीचे वाला 2 4 को डिवाइड करेगा तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 2 आया है ये बेसिकली क्या है, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब x की वैल्यू वो फंक्शन की वैल्यू नहीं होती, x जो है वो इनपुट है। क्योंकि देखें x जो है ये इधर वेरिएबल है, ये आज़ाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x की वैल्यू पुट करने से फंक्शन की वैल्यू आती है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें उसको देनी है। जो कह रहा है ना मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन की कम से कम वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू बतानी है ना। तो ये x की वैल्यू जो 2 आई है इसको फंक्शन में पुट कराना है और फिर वहां से फंक्शन की वैल्यू। अब 2 यहाँ पे लगाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 यहाँ पे लगाए तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल कर ले रफ अमल में, और +4 है तो फिर 4 और 5 मिलकर 9, 9 में से 8 निकालें तो 1। तो ये देखें ये ए वाला आंसर हमारा सही है। तो जाहिर है कि बाज़ मैथ में ज़ाहिर है MCQs इसी तरह ही होते हैं ना, कि बाद सवाल हल करके तो हमें आंसर देना पड़ता है। तो ये चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। इसी तरह ये कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब डेफिनेटली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि देखें x स्क्वायर के साथ माइनस कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये इसने डाउनवर्ड ओपन होना है इस तरह से करके, तो ज़ाहिर है उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू बनती है, ठीक है। लेकिन वो है कितनी, तो अगेन वही -b/a करेंगे। अब -b/a इसका करेंगे ना तो वो 6/2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आएगी वैल्यू x की, ठीक है। अब 3 को यहाँ पुट करें तो 9, 3 6 12 18 और -5, तो ये कर के ना तो ज़ाहिर है ये 4 ही बनेगा। तो ये जैसे ऊपर वाला पार्ट हमने हल किया है वैसे ही इसको भी हल करके देखें तो ये 4 वाला आंसर सही है। आगे चलें, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज 1 to 1। अब ज़ाहिर है फंक्शंस हैं, फंक्शन हमने पीछे पढ़े थे ना उसकी चैप्टर नंबर 2 में कि जी 1 to 1 होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव है, उसकी किस्में पढ़ी थी फंक्शन की। तो उन्हीं की ज़ाहिर अब ये भी फंक्शन ही है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उसकी वो बात कर रहा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है 1 to 1 कब हो सकता है, जब उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है जैसे हम अब डोमेन देखी होती है x की वैल्यूज, जैसे ऊपर हमने फंक्शन में x कहा, तो जो इनपुट वैल्यूज होती हैं अब वो जैसे हम कहते हैं जी रियल नंबर्स हैं तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन हमें अब देखें ना होता ये है कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन एक दफ़ा ऊपर को जाता है, ठीक है, फिर नीचे भी आता है। तो अगर हम उसको x की वैल्यूज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर लें तो फिर हमें पता है कि ये जी ऐसे अपवर्ड जा रहा है, तो हर x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक वैल्यू आएगी, तो 1 to 1 होगा। लेकिन अगर हम सारी वैल्यूज़ को लें तो फिर उसी एक, अब देखें यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू इधर से घुमा के लेके जाएंगे ना y एक्सिस की तरफ, तो वो एक ही y की सिंगल वैल्यू आएगी। तो उसके अगेंस्ट x की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है वो फंक्शन खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। डोमेन को बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक डोमेन अगर हो तो फिर हमारा फंक्शन 1 to 1 होगा, x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की भी एक वैल्यू आएगी या फंक्शन की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। वरना वो ज़ाहिर वो नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम तो ये 1 to 1 बनेगा ना। तो इसलिए ये हमें याद रखना है कि उसकी जो डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए अगर फंक्शन हमारा क्वाड्रेटिक वाला 1 to 1 होना है।
ठीक हो गया। आगे चले, द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जिस्ट। अब जाहिर इनवर्स भी तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 to 1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू a के अगेंस्ट y की भी फंक्शन की भी a की वैल्यू होगी, तो फिर आप उसको इनवर्स बना सकते हैं, इंटरचेंज करवा सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। 12 में कहता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ये उसी बात को दोबारा दोहराया दिया उसने कि जी जाहिर है उसको डोमेन को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर जाहिर है 1 to 1 होगा, 1 to 1 होगा तो आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे चले, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी थे हमारे, ठीक है, तो उसके सवाल है द इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है। अब जाहिर है एब्सोल्यूट वैल्यू वाले सवाल जब हम हल करते हैं तो उसके हमेशा 2 आंसर्स आते हैं ना। वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अगेंस्ट जब को रकम दी हुई है तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब x की एब्सोल्यूट वो 2 लाइनें अगर हमने ख़त्म करानी है ये वाली, तो हम इक्वल टू के इस तरफ जो 3 है उसको एक दफ़ा +3 लिखेंगे, एक दफ़ा -3 लिखेंगे, तो 2 आंसर्स आ गए। तो फिर ज़ाहिर है इसके क्या होते हैं, 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। द सोल्यूशन ऑफ दिस वन, अगर सोल्यूशन ही बताना हो तो जाहिर है कि अब ये तो सीधा सीधा है ना, तो x इज इक्वल टू एक दफ़ा +5 एक दफ़ा -5, तो ये C वाला आंसर हमारा सही है। 15 वाले में थोड़ा बड़ा पार्ट है लेकिन काम उसी तरह इस करना है। x² - 4 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 है। अब 0 है तो जाहिर है उसको प्लस माइनस तो नहीं देख सकते ना, तो 0 ने तो 0 ही रहना है। तो आप इसी को स्टार्ट करेंगे कि जी x² - 4 इक्वल टू 0। तो ज़ाहिर है जैसे हम आम रूटीन में इक्वेशन हल करते हैं जी -4 उस साइड पे ले जाएं, प्लस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट आप लेंगे, तो ज़ाहिर है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो +-2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स, अब इनइक्वालिटी को भी अगर उसमें एब्सोल्यूट आ जाता है तो उसको भी हम आम ये जो हम इक्वालिटी के साथ करते हैं काम, वही काम है कि जी एक दफ़ा +3 एक दफ़ा -3, ठीक है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट बेसिकली क्या दिखा रहा होता है कि जी आप ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। +3 का मतलब ये होगा कि ओरिजिन से आप राइट साइड पे 3 कदम आगे चले गए हैं, -3 का मतलब होगा कि आप ओरिजिन से पीछे की तरफ चले गए, लेकिन चले तो 3 कदम ही है, ठीक है, उसका ये मतलब होता है। तो इसलिए जब ये कह रहा है ना कि x <3 है तो उसका मतलब ये होगा कि जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं तो आप यहाँ पे लेट्स सपोज जी 0 यहाँ पे है, तो 3 प्लस का 3 इधर है, माइनस का 3 इधर है, तो जाहिर है कि एक दफ़ा -3 से आप इधर को हैं और एक दफ़ा +3 से लेस की तरफ है, तो वो चक्कर हो जाता है। तो वही सेम काम है, +3 -3 आपने करना है। तो ये देखें यहाँ पे ये आंसर C वाला उसने दिया हुआ, x इज <3 एंड ग्रेटर देन -3। -3 से तो ग्रेटर ही होगा ना, क्योंकि -3 से तो फिर आगे की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि माइनस पीछे चला जाता है। तो बहरहाल ये वाला आंसर C वाला सही है। द सोल्यूशन ऑफ दिस वन, इसको भी वैसे ही हल करना है, इक्वालिटी बना लें इसकी, ठीक है। x² - 1 इक्वल टू 0 कर लें, -1 उधर जाएगा +1, फिर अब जब आप 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1 आता है, तो ये B वाला आंसर हमारा ठीक होगा उसका। आगे 18 है, एन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएँ तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो डेफिनेटली वो 2 से ग्रेटर होगी डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि जिसको हमने रिड्यूस करना है, रिड्यूस किसको करता है, रिड्यूस का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को कम किया जाए, तो कम करके 2 पावर लानी है, तो इसका मतलब पहले उसकी 3 पावर थी, 4 थी, 5 थी, ठीक है, तो हायर थी, 2 से हायर थी, ठीक है ना, हायर देन 2, तो हम इसको ज़ाहिर इस तरह से बता सकते हैं। अब ये एक बड़ा मज़े का सवाल है, कहता है इफ़ x² + 1/x² इज इक्वल टू 5 हो तो फिर x + 1/x जो है किसके बराबर होगा। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है, देखें ना। अब मैं यहाँ थोड़ा सा अगेन थोड़ा साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें फ़ौरन नहीं लिखा जाता ना, तो ये सारा इतना अच्छा भी नहीं लिखा जाता। x² + 1/x², एक मिनट, ये है इक्वल टू 5 है ना, तो मैं थोड़े स्पेस बना लेता हूँ। अब इक्वल टू 5 है, तो अब जाहिर है कि इसको फार्मूला अगर आपने मुकम्मल करना है तो यहाँ +2 होना चाहिए। आपको याद है वो a² + b² + 2ab होता है, तो 2ab x और 1/x साथ लगाएं तो वो तो कट जाता है ना, तो +2 अगर लग जाए तो ये पूरा फार्मूला बन जाता है। तो +2 आपने इधर लगाया तो +2 आप उस इक्वेशन के उस साइड पे भी लगाएंगे, जैसे होता है। अब ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, x + 1/x का, ठीक है, x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू उधर क्या बन गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है, 5 और 2 7 होता है। अब क्या होगा, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, इधर भी स्क्वायर रूट लें, इधर भी स्क्वायर रूट लें, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, x + 1/x आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है।
तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आएगी, 7 का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस में। अब वो यहाँ गलत हमने कर दिया है, ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला। तो ये वाला पार्ट जो है उसका ठीक है, ठीक है। तो तरीका इस तरह से कि एक रिवर्स पीछे की तरफ जाना है ताकि हमें x प्लस 1 ओवर x का पता चले। आगे 20 वाला है रैशनल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, यानी रैशनल इक्वेशन होती है। रैशनल इक्वेशन कौन सी है, जिसमें x वगैरह जो है वो बटे में आ जाए, जैसे आता है ना 1 ओवर x है 7, ये भी हमने 10th क्लास में कहीं किया हुआ है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। लेट्स सपोज इस तरह से फॉर्म में है, ठीक है, मैंने इक्वेशन बना दी 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब ये बटे में है ना, तो बटे में वाली चीज़ को हम रैशनल कहते हैं, नातक कहते हैं, रैशनल। तो इसको अगर आपने क्वाड्रेटिक बनाना है तो आप ज़ाहिर है बटे वाली चीज़ है तो उसको पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको हमें वो क्या कहते हैं उसको एलसीएम वगैरह जो तरीका है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके जो फ्रैक्शंस हैं उनको ख़त्म कराने का तरीका, तो वो असल में यहाँ लिखा नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूशन कोई इतना अच्छा नहीं बनता। सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो बेसिकली एलसीएम का तरीका जो है ना फैक्टर्स बनाने का, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर आंसर है इसका। तो मेरे हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन नहीं बनता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नंबर 21 कहता है एक्सटर्नस सॉल्यूशंस आर रिमूव्ड। एक्सटर्नस सॉल्यूशन ये होते हैं कि जब किसी आप बड़ी इक्वेशन को एक छोटी इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं, तो जब सॉल्व करवाया जाता है ना मुख्तलिफ कैलकुलेशनें करा के, तो असल आंसर के अलावा भी कुछ आंसर आ जाते हैं जो कि उसका आंसर नहीं होते। तो अब वो चेक करना हो कि एक्सटर्नल सोल्यूशन कौन सा है और असल सोल्यूशन कौन सा है, तो उसके लिए बड़ा एक आसान सा तरीका होता है कि आपने जो आंसर्स निकाले हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ निकाली हैं, वो असल सवाल में पुट करा के देखें। अगर तो वो दोनों साइडों को सेटिस्फाई करता है इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिर हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये सोल्यूशन सही है, इसका ओरिजिनल है। लेकिन जो लगाने से वैल्यू दोनों साइडें बराबर नहीं आती तो फिर हम कहते हैं ये एक्सटर्नस है, पता चल जाता है एक्सटर्नस का। तो ये काम ठीक है। तो एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है उसको कैसे रिमूव करते हैं, कैसे पता चलाते हैं, तो जाहिर है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कराते हैं चेक करने के लिए, और फिर हमें पता चल जाता है। तो ये हमें जाहिर है पता होना चाहिए। 22 कहता है द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। अब इसका सोल्यूशन है, अब इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ज़ाहिर है स्क्वायर रूट वाली जब इक्वेशन आती है तो उसका बड़ा सिंपल स्टार्टिंग होता है कि आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, इधर भी स्क्वायर लें उधर भी स्क्वायर लें। तो ये भी प्रॉपर सवाल है हल करने वाला। जब इधर स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कट गया, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ज़ाहिर है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बनना है ना, ऐसे करके ऐसे करके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो वाला फार्मूला। ठीक है, अब ये यहाँ मेरे से हल करना मुश्किल है, अब इसको हल कर लीजिएगा ना। ठीक, ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस 2 2 ज़ार 4x। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर ये जो x प्लस 4 है उसको भी उधर ले जाए, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, उसको फैक्टर बना लें या कोई और तरीका लगा लें, तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि उसके आंसर्स क्या आए हैं। 2 आंसर्स आएंगे तो एक आंसर जो है x इज इक्वल टू 6 वाला वो फिट बैठेगा, दूसरा नहीं। तो ये ज़रा आप खुद करके देखें इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू। अब वही बात, रेडिकल यही वाली है, क्योंकि रेडिकल कौन सी होती है जिसमें x वगैरह स्क्वायर रूट में आता है, जज़र में आता है, तो इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो उसको भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है, जैसे अभी हम इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करते हैं, डेफिनेटली स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इस साइड में भी स्क्वायर लें, उस साइड में भी स्क्वायर लें, एंड सो ऑन। आगे 24 है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में इंट्रोड्यूस। कहते हैं जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ना, तो उससे फिर क्या होता है, एक्सटर्नल सोल्यूशन आने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे आया है, क्योंकि यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है ना, इसका जब आंसर निकालने हैं 2 आंसर्स तो आने ही आने हैं, एक 6 आंसर आना है, कोई और आना है, तो वो जो दूसरा आ रहा है वो एक्सटर्नस आ रहा है। तो कहते हैं जब हम स्क्वायर लेके उसको हम रिड्यूसिबल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक्सटर्नस के आने के चांसेस होते हैं। तो ये देखें वो उसी का वो MCQ उसने बनाया हुआ है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन इज। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है ये देखें। ये जो पैराबोला हम बना रहे थे ना ऐसे करके, ठीक है, अगर आप अच्छा सा करके बनाएं तो ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वहाँ से वो मूव करके आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे करके, तो देखें आपको लग रहा होगा कि एक फोटोकॉपी है, कि जो जितना आधा पार्ट इस साइड पे है वही आधा पार्ट इस साइड पे है। ठीक है, उसी को आप तोड़ के, ठीक है, ये अजीब सा बन गया, तोड़ के इस वाले पार्ट को तोड़ के आप दूसरे वाले के ऊपर फिट कर सकते हैं आप, अगर अच्छा आपने वो बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ना, यही बेसिकली उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस कहते हैं जहाँ पे वो चीज़ घूम सकती है।
ठीक है ना। तो ये जो है त्रिशूल सा बना दिया इंडिया वालों का, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से वो चीज़ मूव कर सकती है, बिल्कुल फोटोकॉपी बना सकते हैं, सिमेट्री इसी को कहते हैं। तो जाहिर है कि ये फिर हमें याद रखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वही हमारा जो वर्टेक्स आता है -b/2 है। आगे 26 द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 10th में हमने पढ़ा था, फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता था। तो वो क्या होता था, b² - 4ac, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो फार्मूला था, तो फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ आती है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और उसी डिस्क्रिमिनेंट के मुतालिक ये 10th वाला सवाल है कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0 द रूट्स आर, तो अगर 0 हो जाए ना डिस्क्रिमिनेंट ये वाला, तो हम कहते थे कि रूट्स उसके इक्वल हो गए। जो दो आंसर्स आने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के। ये 10th में बड़ा तफसीलन पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर। इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, नेगेटिव हो तो फिर रूट्स उसके कम्प्लेक्स बनते हैं, इमेजिनरी बनते हैं, ये भी याद रखना है। और ये लास्ट वाले दो हैं, द वर्टेक्स ऑफ y = x²। अब देखें यहाँ पे सिर्फ ना x² है, उसके आगे वो जो x वाला कंपोनेंट है और कांस्टेंट वाला है वो नहीं है। तो ये स्पेशल केस है क्वाड्रेटिक का कि उसमें सिर्फ स्क्वायर वाली पार्ट होता है। तो ये जो है ये बेसिकली जैसे हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं ना, तो वो यहीं से x एक्सिस पे ही उसका वर्टेक्स ऐसे करके वो घूमता है, ठीक है। तो वर्टेक्स उसका फिर कहाँ पे होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है, 0 0 के ऊपर, ये हमें याद रखना है। और लास्ट वाला कहता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं जब उनको सॉल्व किया जाता है तो किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, साइन चार्ट एक मेथड है उसके ज़रिए से। तो ये जी हमारे 30 MCQs हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे, थ्योरी आपको समझ आई होगी, क्योंकि थ्योरी को समझना बड़ा ज़रूरी है। थ्योरी समझ होगी, आपके पेपर में MCQs कहीं से भी आ जाए आप उसको बेहतर अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।